से देखिए। 2014 से पहले खाड़ी देशों से संबंध ज्यादातर तेल, गैस आयात और भारतीय प्रवासी कामगारों तक सीमित थे। तो वहीं मोदी ने 2014 के बाद एक्ट वेस्ट नीति पर फोकस किया। 2014 से पहले की नीति इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी से दूरी की थी। 2014 के बाद मोदी ने ओआईसी के साथ आंशिक खुलापन की नीति अपनाई। नतीजा ये हुआ कि 2019 में भारत को ओआईसी के विदेश मंत्रियों की बैठक में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया गया। 2014 से पहले इस्लामिक देशों के कश्मीर पर आलोचना के सुर थे। कुछ इस्लामिक देशों से समय समय पर बयान भी आते थे, जबकि 2014 के बाद मोदी नीति में कश्मीर पर प्रतिक्रिया में नरमी आई और मोटे तौर पर प्रतिक्रिया पहले की तुलना में संयमित रही। तो 2014 से पहले इस्लामिक देशों के साथ भारत की कथित सेकुलर सरकारों के संबंध कैसे थे, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बतौर प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार यूएई का दौरा अगस्त 2015 में किया था। यह दौरा इस लिहाज से ऐतिहासिक था क्योंकि किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने 34 साल बाद यूएई की धरती पर कदम रखा था। दुनिया में किसी एक देश के साथ इतनी बड़ी मात्रा में हवाई आवागमन अगर कहीं है तो इस इलाके से है। हर हफ्ते 700 से भी अधिक फ्लाइट आती है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को यहां आने में 34 साल लग गए। कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे काम हैं जो पूर्व के लोग मेरे लिए बाकी छोड़ करके चले गए, और उस अच्छे कामों में से एक महत्वपूर्ण अच्छा काम मेरा अबू धाबी आना, मेरा दुबई आना। मोदी के ऐसे ही दौरों ने भारत और यूएई के संबंधों को गहरी मित्रता और भरोसे के भाव से भरा। भारत और यूएई के बीच आज कुल व्यापार करीब $100 बिलियन यानी 8 लाख करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब के साथ $42.9 बिलियन का है, कतर के साथ $14 बिलियन का, कुवैत के साथ $10.4 बिलियन, ओमान के साथ करीब $10 बिलियन और बहरीन के साथ $1.7 बिलियन का व्यापार भारत करता है। यानी आज भारत जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ $161.6 बिलियन से ज्यादा का कारोबार करता है। पिछले दिनों किंग ऑफ जॉर्डन अब्दुल्ला द्वितीय के साथ पीएम मोदी की गर्मजोशी भरी मुलाकात की तस्वीरें इंटरनेशनल मीडिया में सुर्खियां बनी। किंग जॉर्डन अब्दुल्ला द्वितीय पैगंबर मोहम्मद की 42वीं पीढ़ी से आते हैं। अपने रहन सहन और पहनावे में किंग अब्दुल्ला का पूरा परिवार मॉडर्न इस्लाम का सबसे मजबूत सिंबल है। पीएम मोदी को किंग अब्दुल्ला के बेटे क्राउन प्रिंस हुसैन ने अपनी कार में रिसीव और सी ऑफ किया, लेकिन इधर नैरेटिव दूसरा ही है। मैं अपने बचपने में जब हिस्ट्री पढ़ता था तो मैंने एक स्टैचू की फोटो देखी थी, प्रीस्ट किंग ऑफ मोहनजोदारो। ऐसा लगता है कि वैसा ही लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि पुजारी सम्राट बन चुके हैं वो। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन औकाफ को हड़प करना चाहते हो। असदुद्दीन ओवैसी देश की संसद में कहते हैं कि मोदी मुसलमानों के खिलाफ हैं। मदनी के बोल आप भी जानते ही हैं। हमारे यहाँ बिहार में एक कहावत है कि दिन सो रात सो, मौका मिले तो और सो। कई बार ऐसा लगता है कि ये कहावत मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वालों पर फिट बैठती, मतलब हर तरफ प्रोपेगेंडा फैला। और जो लोग ये कर रहे हैं, एक बड़ी धार धुरंधर पर लगी रोक से मिल गई।
थोड़ा बहुत तो लोग चिल्पों ऑपरेशन सिंदूर के समय भी करना शुरू किए थे, लेकिन तब सच्चाई सामने आते ही घनघोर चुप्पी मार गए। इस बार धुरंधर फिल्म पर मौका मिला, लेकिन पूरी सच्चाई के बाद इन्हें यहां भी चुप ही होना पड़ेगा क्या? देखिए। तो एक तरफ वो इस्लामिक देश हैं जो भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं। इसमें एक बड़ा रोल पीएम मोदी और उनकी नीति पर भरोसे का है। दूसरी तरफ वो नैरेटिव जो देश के भीतर ही खाड़ी देशों में बैन फिल्म धुरंधर के जरिए कुछ नेता बनाने में लगे। खास बात यह है कि ये लॉबी वही है जिस लॉबी के नेता भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सतही टिप्पणियों में लगे हैं, जिनकी बातों को पाकिस्तानी बड़े गौर से सुन रहे हैं। पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पाडली त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला, त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही। ये वही कांग्रेसी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान हैं जिन्होंने कभी किसी माइंडसेट में कांग्रेसी दौर में गढ़ी गई भगवा आतंक की टर्मिनोलॉजी को करेक्ट करते हुए इसे सनातनी हिंदू आतंकवाद का नाम दिया था। भगवा शब्द का प्रयोग न करें, कि भगवा ये महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता के लिए एक पवित्र शब्द है। ये भगवा जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा था, जो कि एक स्वतंत्रता का प्रतीक है। भगवा रंग जो है वो संत ज्ञानेश्वर का रंग था, हमारे वारकरियों का पंथ था, हमारे संत तुकाराम का रंग था। और ये भारत के स्वतंत्रता के पहले की बात, बहुत पहले की बात है। अगर आपको किसी धर्म का नाम लेने तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न करिए। सवाल ये है कि आखिर इतना उतावलापन क्यों है, इतनी छटपटाहट क्यों है कि जुबान इतनी बहक जा रही है? क्या ये सत्ता से 1 दशक से ज्यादा की बेदखली के साइड इफेक्ट है? क्या विपक्ष को हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज के लिए ठीकरा मोदी सरकार पर फोड़ देने की सनक है? फिलहाल तो मोदी विरोधियों को परेशान करने वाली एक और रिपोर्ट आ चुकी है, गोल्डमैन सैक्स की ताजा रिपोर्ट। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी 2025 में जीडीपी ग्रोथ है 7.6% और 2026 में यह रफ्तार 6.7% के करीब बनी रहने वाली है, यानी ट्रंप टैरिफ के इफेक्ट के बावजूद। ऐसा गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है। इतना ही नहीं, भारत की इकोनॉमिक रफ्तार के सामने कोई नहीं दिख रहा। इसी रिपोर्ट में चीन की इकोनॉमिक रफ्तार 2025 में 5% के आसपास रहने की संभावना बताई गई है, जिससे भारत करीब 2.6% ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब इमर्जिंग मार्केट से आगे बढ़कर ग्रोथ लीडर भी बन रहा है। यही वजह है कि तंग मजहबी और शातिर चश्मेबाजों से अलग दुनिया मोदी की नीति का सम्मान करती है, भारत को अपनी मित्रता सूची में सबसे ऊपर रखती है, फिर चाहे वो मध्य एशिया के देश हों, खाड़ी देश हों या फिर पश्चिमी देश। प्रधानमंत्री मोदी को पिछले 11 सालों में 29 देशों ने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। और जो अगली जानकारी मैं दे रहा हूं आपको सुनकर लिबरल इकोसिस्टम सदमे में आ जाएगा। वो ये है कि पीएम मोदी को जो 29 सर्वोच्च सम्मान मिले हैं, उनमें 9 सम्मान तो सिर्फ मुस्लिम देशों ने दिए, मतलब 1/3 से भी ज्यादा। अब सवाल ये उठता है कि पीएम मोदी और उनकी नीतियों को मुस्लिम देश सराहते हैं, फिर ऐसा क्या होता है कि धुरंधर जैसी फिल्म पर उम्मा हावी हो जाता है, ब्रदरहुड हावी होता दिखता है, पाकिस्तान का छाती पीटो गैंग हावी हो जाता है? क्या इस आरोप में दम है कि व्यापारिक रिश्ता, सामरिक रिश्ता, सब पर मुस्लिम ब्रदरहुड को भारी दिखाने की कोशिश की जाती है?
खासकर पाकिस्तान की तरफ से, जबकि पर्दे के पीछे और कुछ और हो रहा होता है। भारत के साथ इस्लामिक देशों के संबंध बीते 11 सालों में जिस ऊंचाई पर पहुंचे हैं, वैसे 2014 से पहले कभी नहीं थे शायद। आप सोचिए ना बॉस कि पीएम मोदी 2015 में यूएई गए, और जानते हैं कोई भारतीय प्रधानमंत्री कितने साल बाद यूएई गया था? 34 साल के बाद। इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी गए थे। इस दौरान संबंध कहां पहुंचा, बाकी चीजें कहां पहुंची और अटकी? भारत, पाकिस्तान और अरब तीनों जगह की यह रिपोर्ट देखिए। कट्टरपंथी जमात की शातिर सियासत से अलग पीएम मोदी वैश्विक मंच पर अपनी लकीर खींच रहे हैं। खासकर इस्लामिक देशों और अरब में मोदी के विजन से लेकर मोदी के धर्म के पवित्र इंटेंशन तक को सराहा गया है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है अबू धाबी में बना ये भव्य मंदिर। काल चक्र का बदलना यही होता है। खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध अपने उस दौर में मजबूत हुए हैं जिस दौर को मोदी के विरोधी इस्लाम विरोधी कहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इस्लामिक देशों ने भारत की संवेदनशील और सबको साथ लेकर चलने की नीयत को बखूबी समझा है। और आज भारत और अरब देशों के संबंध एक भागीदारी के संबंध है। 2014 से पहले और 2014 के बाद इस्लामिक देश जो कश्मीर जैसे मुद्दों पर पाकिस्तान की तरफ झुके दिखते थे, अब तटस्थ भूमिका में। यह किसकी नीति ने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मित्रता वाली नीति। पाकिस्तान को खुश होने दीजिए कि उसने फिल्म रुकवा दी। हम तो उसका क्या क्या रोक कर बैठे हैं, और सब तो छोड़िए पानी तक रोके रखा है। सऊदी अरब से रक्षा समझौता करके बहुत उछल रहा था मुनीर, लेकिन क्या हुआ? अफगानिस्तान ने जब फोड़ा तो क्या सऊदी की सेना बचाने आई? देखिए, इस्लामिक देश भी जानते हैं कि पाकिस्तान की औकात क्या है, उसका इस्तेमाल कहां तक और किस तौर पर किया जा सकता है। रही बात भारत की, तो भारत सिर्फ कारोबारी मित्र नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट का भारत ग्लोबल साउथ का पिलर है। एक मजबूत आवाज है जिसके साथ मिल जाए उसका डंका बज जाता है, और जिसकी वजह है कि मोदी और भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की दुनिया भर में चर्चा है। तो बात घूम कर उसी घुंघरू पर अटकती है जो पाकिस्तान में लगातार बज रही है। तब से बज रही है जब से पाकिस्तानियों ने पुतिन से मिलने के लिए बैठे शहबाज का 40 मिनट का लंबा इंतजार देखा है और मोदी के साथ दोस्त पुतिन की केमिस्ट्री देखी है। तो जो पूछते हैं कि पाकिस्तान और भारत में अंतर क्या है, जो सवाल उठाते हैं कि मोदी और शहबाज में फर्क क्या है, फर्क यही है, शहबाज और मुनीर की औकात इस्लामिक बिरादरी में बस इतनी है कि जितनी दरवाजे पर बैठा भिखारी। जबकि भारत का मतलब है भरोसा, मोदी का मतलब है मजबूत नीति और मित्रता। पाकिस्तान फिल्म बैन कराकर खुश हो जाता है और मोदी बड़े मुद्दों पर पाकिस्तान को इस्लामिक बिरादरी से ही अलग थलग करके। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब नेक्स्ट चैप्टर। इन दिनों मुनीर के लिए गले की फांस एक नहीं दो बनकर तैयार हैं। एक उसकी काबुली वाला पॉलिसी, जो वैसी ही कसाई पॉलिसी है जिसमें पहलगाम में निर्दोष हिंदू टूरिस्ट पर फायरिंग करवाई गई। दूसरी, पैसे के लिए गाजा में इजराइल के लिए लड़ने वाली पॉलिसी। लेकिन अपने खोदे हर गड्ढे में मुनीर खुद गिर जाता है। एक तो इजराइल के लिए लड़ने की बात से अवाम आग बबूला है, दूसरी तरफ काबुली वाला खुद को मिटाकर भी पाकिस्तान को सबक सिखा देने पर आमादा है। भिखारी पाकिस्तान के $4.5 अरब स्वाहा हो चुके हैं, ऐसा एक रिपोर्ट में दावा किया गया है। लेकिन बात थमी नहीं है, यह मुनीर रुकेगा नहीं। फिर क्या होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। सीन बहुत हाहाकारी है। काबुली वाले ने पाकिस्तान की सप्लाई चेन काट दी है। पाकिस्तान के कारोबारी खून के आंसू रो रहे। सिर्फ 2 महीनों में ही पाकिस्तान अपनी औकात पर आ चुका है। जब अड़ गया पठान तो घुट्टों पर आ गया पाकिस्तान। मुनीर को था बड़ा गुमान अपनी फौज का, अफगानिस्तान को पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किए जाने वाली खाने पीने की चीजों को भेजने का, दवाइयों को भेजने का। सोचा था अफगानिस्तान पर दबाव बनाने के लिए बॉर्डर बंद कर देंगे तो अफगानिस्तान मिन्नतें करेगा, घुट्टों पर आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या, इसका ठीक उल्टा। तालिबान ने पहले तो डूरंड लाइन पर जंग में मुनीर फौज की पतलूनें उतारी और अब ट्रेड बंद करके पाकिस्तान को हर रोज बर्बाद कर रहा है। इतना ही नहीं,
अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को एक एक बूंद पानी के लिए तरसाने की पूरी प्लानिंग भी कर ली है। डूरन लाइन से लेकर इस्लामाबाद और पिंडी तक पूरे पाकिस्तान में कैसे काबुली वाले की आंधी चल रही, मुनीर कैसे खुद अपने ही खोदे हुए गड्ढों में गिरता जा रहा, कारोबारियों के साथ ही क्यों मुनीर के खिलाफ अब कट्टर गैंग भी सड़कों पर उतरने लगा है। आज टाइम्स नाउ नव भारत पर इसकी पूरी पड़ताल करेंगे। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान के बाजार से, जहां कारोबार बंद होने से हाहाकार मचा। तालिबान से जंग लड़कर पाकिस्तान रो रहा। पाकिस्तान अफगानिस्तान ज्वाइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का कहना है कि तोरखम बॉर्डर बंद होने से पाकिस्तान को $4.5 अरब का नुकसान हो चुका है। बॉर्डर पर हजारों की तादाद में ट्रक खड़े हैं, माल खराब हो रहा, जिससे पाकिस्तानी व्यापारी तबाही के दौर से गुजर रहे हैं। हर रोज अरबों का नुकसान हो रहा। पाकिस्तान के कारोबारी ये सोचकर परेशान है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। सिर्फ 1-1.5 महीने में $4.5 अरब का नुकसान हो चुका है। पाकिस्तान के लिए रकम बहुत बड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जो $1-1 बिलियन के कर्ज के लिए IMF के तलवे चाटता है, अरबों के लिए जी हजूरी करता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दशकों पुराना व्यापारिक संबंध है। तालिबानी सत्ता को लाने में भी पाकिस्तानी सेना का ही हाथ है, लेकिन समस्या ये है कि पाकिस्तान तालिबान को नौकर की तरह रखना चाहता था, जो स्वाभिमानी अफगानों ने कबूल नहीं किया। TTP के हमलों को लेकर दोनों देशों के रिश्ते तल्ख हुए तो मुनीर ने एयर स्ट्राइक करके अफगानों पर दबाव बनाने की चाल चली, लेकिन यह चाल ऐसी उल्टी पड़ गई कि पाकिस्तानी फौज को अपनी चौकियां छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद मुनीर ने दूसरी चाल चली, बॉर्डर बंद करके कारोबार बंद करने की, लेकिन अफगानों ने उसका भी तोड़ निकाल लिया। अफगानिस्तान अब ईरान और भारत जैसे पड़ोसी देशों से कारोबार कर रहा। रास्ता बंद होने से जो अफगान सामान कराची पोर्ट पर फंस गया, उसे ईरान के चाबहार पोर्ट से अफगानिस्तान पहुंचाया जा रहा। पाकिस्तान ने अफगान बाजार का करीब 65% हिस्सा ईरान, भारत, तुर्की और मध्य एशियाई देशों के हाथों गंवा दिया है, जिसने मुनीर के होश ठिकाने लगा दिए। पाकिस्तानी कारोबारी अब अफगानिस्तान से बॉर्डर खोलने के लिए गिड़गिड़ा रहे। अफगानिस्तान के साथ व्यापार बंद होने से पाकिस्तान को दो तरफा मार पड़ रही। पहली चीज, पाकिस्तान से ना तो कोई सामान अफगानिस्तान जा पा रहा और ना ही अफगानिस्तान से जरूरत की चीजें पाकिस्तान आ पा रही। इसके साथ ही अफगान बॉर्डर पर होने से पाकिस्तान को मध्य एशिया में अपना सामान भेजने में काफी दिक्कत हो रही, जबकि अफगानिस्तान मिडिल ईस्ट से अपने कारोबार को और बढ़ाने में लगा। पाकिस्तान की हालत एकदम खराब हो गई है। वहां आर्थिक मंदी का दौर है। न केवल व्यापार ठप हुआ, बल्कि रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छूने लगे हैं। टमाटर का भाव 600 रुपए किलो हो गया, तो अदरक के दाम 750 रुपए किलो तक पहुंच गए। करोड़ों लोगों को बुनियादी चीजें भी खरीदने में मुश्किल हो रही। काबुली वाले की मार यहीं तक नहीं, लड़ाई आर या पार की है। प्लान पाकिस्तान के भूख से मारने का ही नहीं, पानी की एक एक बूंद के लिए तरसाने का भी है। ये नदी देख रहे हैं आप, ये अफगानिस्तान की कुनार नदी है, जो पाकिस्तान की प्यास भी बुझाती है। अब तालिबान ने कुनार नदी का पानी नांगरहार क्षेत्र की ओर मोड़ने का फैसला कर लिया है। यानी पहले सिंधु और अब कुनार। इस खबर के आने के बाद से पाकिस्तान में त्राहिमाम मचा है। पहले डूरन लाइन पर बारूदी जवाब, फिर कारोबार को $4.5 अरब की चपत और अब कुनार नदी का पानी रोककर जल संकट को गंभीर करना। अफगानिस्तान के ये वो दाम है जिससे पाकिस्तान छटपटाने लगा है, जिसके खींच पाकिस्तान वहां रहने वाले अफगानों पर निकाल रहा, जिन्हें जबरन वहां से खदेड़ा जा रहा। मुनीर को भी समझ आ रहा कि उसने तालिबान से पंगा लेकर गलत कदम उठा लिया। असल में पहले तो मुनीर ने अफगानिस्तान को हल्के में ले लिया, लेकिन अब हर मोर्चे पर तालिबान का पलटवार देखा तो उसकी अक्ल ठिकाने आ गई। मुस्लिम मुल्कों से गुहार लगाकर तालिबान के साथ समझौता करने की कोशिशें भी की गई, लेकिन अफगानिस्तान किसी भी मुद्दे पर पाकिस्तान के सामने नहीं झुका। तभी से अफगानिस्तान पर पूरा पाकिस्तान आग बबूला है। मुनीर अफगानिस्तान को बंदर घुड़की देने चला था, लेकिन अंजाम ये हुआ कि वो हर मोर्चे पर खुद ही घिर गया। मुनीर की काबुली वाला पॉलिसी एकदम फ्लॉप साबित हुई, जिसके बाद उसकी घर में ही फजियत शुरू हो गई। इतना ही नहीं, जिस तरह अमेरिका के प्रेशर में आकर मुनीर ने गाजा में पाकिस्तान फौज को जो ऑफर दिया, उसके बाद तो ये साफ हो गया कि मुनीर सिर्फ डॉलर का यार है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को सुनिए। जब इजराइल ने गाजा पर हमला किया तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान ही चिल्लाया था। वो कट्टरपंथी जमात जिसका लाडला मुनीर है, वो सड़क पर प्रदर्शन करते नहीं सकती थी। अब उसी मुनीर की आर्मी गाजा जाएगी, हमास के खिलाफ हथियार उठाएगी, कत्लेआम मचाएगी। हालांकि पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय कह रहा कि ISF में पाकिस्तान की भागीदारी के बारे में अभी तक फैसला नहीं हुआ, लेकिन सब जानते हैं मुनीर की इतनी हैसियत नहीं कि ट्रंप का आदेश मानने से इनकार कर दे। मुनीर कट्टर गैंग की आंखों का तारा है, क्योंकि खुद बहुत कट्टर है, मजहबी कार्ड खेलता रहा है। लेकिन मुनीर अपनी जहरीले बयानों से जिस मुल्ला क्रेसी को खुश करता आया, गाजा में पाकिस्तानी फौज भेजने के फैसले से वही मुल्ला गैंग उससे काफी खफा है। सही मायनों में कहा जाए तो मुनीर के एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई है। हालात ये है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हो, अफगानिस्तान के साथ बिगड़ते रिश्ते हो, या ट्रंप को खुश करने के लिए किए गए फैसले, मुनीर ने जो भी गड्ढे खोदे अब वो उसमें खुद गिरता नजर आ रहा। मुनीर की गलत नीतियों के कारण इस वक्त पूरा पाकिस्तान बारूद के ढेर पर बैठा है, लेकिन क्या अवाम, क्या हुक्मरान, सभी खामोश है।